अब बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक द्विध्रुव है। द्विध्रुव क्या होता है? द्विध्रुव समझिए कि दो आवेशों का पेयर होता है, एक है धनात्मक आवेश, एक है ऋणात्मक आवेश। दोनों आवेशों का मैग्नीट्यूड, उनका जो परिमाण है समान होना चाहिए, ताकि जो नेट आवेश हो वो कितना हो? शून्य हो, ज़ीरो हो। हम लोगों ने इसके बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है, इसके जो पिछले चैप्टर में द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव सदिश क्या होता है, हम लोगों ने उसके बारे में बात किया हुआ था। तो वहाँ पर जो ये द्विध्रुव सदिश है, जिसको हम लोग P से लिखते हैं, जिसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट, वहाँ पर हम लोग इसका फॉर्मूला जो लिखे थे वो लिखे थे Q। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच का, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2a है, तो ये जाएगा Q2a। तो इसको हम लोग यहाँ पर वेक्टर P से लिखते हैं। तो इस तरह का द्विध्रुव सदिश होता है ये डायपोल मोमेंट, इसको हम लोग बोल सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर विभव फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए कोई एक बिंदु है, बिंदु P। ये जो बिंदु P है, इस बिंदु पर इन दोनों आवेशों की वजह से कितना विभव होगा वही हम लोग को निकालना है। ध्यान रखिएगा जो बिंदु P है वो इस डायपोल का जो द्विध्रुव है इसका लंबवत बिंदु नहीं है, एक थीटा एंगल पर है। तो द्विध्रुव के साथ देखिए यहाँ पर एक कोण बन रहा है, थीटा कोण। उस थीटा कोण से r दूरी पर एक बिंदु है P, जहाँ पर हमें इन दोनों आवेशों की वजह से क्या फाइंड करना है? विभव। अब अगर मुझे यहाँ पर इन दोनों आवेशों की वजह से विभव फाइंड करना है, तो आपको याद होना चाहिए कि जो विभव का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है 1/4πε0 Q/r। तो किसी भी आवेश के लिए r दूरी पर जो विभव का फॉर्मूला होता है वो ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग इसी फॉर्मूले का यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब देखिए अगर मुझे बिंदु P पर विभव फाइंड करना है तो मैं लिखूँगा विभव एट पॉइंट P इक्वल टू, इस बिंदु पर जो विभव होगा वो दोनों आवेश की वजह से होगा। जैसे आप चित्र में देख सकते हैं कि आवेश प्लस Q के लिए r1 दूरी है, और जो आवेश माइनस Q है इसके लिए जो दूरी है वो कितना है? r2। तो जब आप लिखेंगे तो यहाँ लिखा जाएगा धनात्मक आवेश की वजह से विभव प्लस ऋणात्मक आवेश की वजह से विभव। तो विभव यहाँ पर उस बिंदु पर दोनों आवेश की वजह से होगा। अब इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4πε0। धनात्मक आवेश हो गया Q/, धनात्मक आवेश तो बिंदु पर P की दूरी कितनी हो जाएगी? r1। तो यहाँ लिखा जाएगा r1 प्लस, जब लिखेंगे ऋणात्मक आवेश तो लिखा जाएगा 1/4πε0। ऋणात्मक आवेश है -Q, तो लिखा जाएगा -Q/, -Q से दूरी कितना हो गया? r2, तो हो जाएगा r2। अब देखिए जब आप इसमें देखेंगे तो 1/4πε0 और Q दोनों में तो कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे Q/4πε0, ये टर्म कॉमन हो गया, रह जाएगा 1/r1। यहाँ पर 1/r1 रह जाएगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस है तो -1/r2। तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है, मान लेते हैं इक्वेशन स्टार है। अब हमें क्या करना होगा? हमें इन्हीं r1 और r2 को यहाँ से रिप्लेस करना है, यहाँ से हटाना है, और इस r1 r2 की जगह पर हमें यहाँ पर स्मॉल a, स्मॉल r और थीटा जो यहाँ पर कोण है उसको लाना है। तो उसको लाने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो हम लोग थोड़ा यहाँ पर ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे। तो जब ज्योमेट्री का यूज़ करेंगे तो एक बार हम लोग r1 लिखेंगे, एक बार r2 लिखेंगे। तो देखिए r1 लिखा जाएगा r1² इक्वल टू, तो जैसे दो सदिश होता है वेक्टर, तो जब किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ये बिंदु है, इस बिंदु पर एक वेक्टर यहाँ पर है, मान लेते हैं वेक्टर r1 है, एक दूसरा वेक्टर यहाँ पर है, मान लेते हैं वेक्टर r2 है। दो सदिश है r1 और r2, दोनों के बीच का जो कोण है वो थीटा है। अगर आपको इन दोनों सदिश का, वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड करना है, प्रभावी, तो इनका दोनों का प्रभावी यहाँ पर होगा, और उसका एक फार्मूला होता है कि रिजल्टेंट का स्क्वायर बराबर r1² प्लस r2² प्लस 2r1 r2 cos थीटा। तो ठीक वैसा ही हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, सिर्फ यहाँ पर आता है r1 प्लस 2r1 r2 cos थीटा। यहाँ जहाँ प्लस आता है यहाँ पर फॉर्मूले में आता है माइनस। एक त्रिकोणमिति में रूल होता है जिसको बोलते हैं कोसाइन रूल, तो हम लोग वही कोसाइन रूल यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो सीधे हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, क्योंकि रूल यहाँ पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
तो एक कोसाइन, जो कॉस होता है ना, कॉस साइन टेन, तो जो कोसाइन होता है वो ये कोसाइन का एक नियम होता है। तो भाई जो कोसाइन का नियम होता है वही नियम हम लोग यहाँ लिखने वाले हैं। तो देखिए इसको कैसे लिखा जाता है। तो गया r1² बराबर, यहाँ का जो दूरी है वो a है, यहाँ जो दूरी है वो r है, तो लिखा जाएगा r² प्लस a² माइनस, यहाँ पर माइनस लिखते हैं, फिर 2ra, यहाँ एंगल थीटा है, लिखा जाएगा कॉस थीटा। इसी को बोलते हैं कोसाइन का नियम। यही नियम अगर आप इस ट्रायंगल में लगाएंगे, ये ट्रायंगल में देखिए ये एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल 180 है, 180 में से अगर ये थीटा हो गया तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम लोग इसके लिए लिखेंगे, इस दूसरे के लिए, तो लिखेंगे r2² बराबर r², क्योंकि दूरी r है, प्लस ये दूरी a है, तो a² माइनस 2ra कॉस, ये जो कोण बन रहा है, ये कोण बन रहा है 180 माइनस थीटा, तो लिखा जाएगा 180 माइनस थीटा। त्रिकोणमिति से हमें ये बात पता है कि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो माइनस कॉस थीटा होता है, वो माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसको लिखेंगे r2² बराबर r² प्लस a² प्लस 2ra कॉस थीटा। मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया और ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को या तो आप साथ में सॉल्व करिए या फिर किसी एक को सॉल्व करिए और उसके जैसा ही दूसरे का आंसर हम लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं और दूसरे को उसके जैसा ही सिमिलरली करके लिख देंगे। तो जो अपना r1 है, इक्वेशन नंबर 1, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखा जाएगा r1² इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले r² को कॉमन लेंगे। तो जब आप यहाँ से r² को बाहर निकालोगे तो यहाँ रह जाएगा 1 प्लस, यहाँ रह जाएगा a² बटे r² माइनस, यहाँ रह जाएगा 2a बटे r कॉस थीटा। देखिए r² हमने बाहर निकाला। अगर ये आपको न समझा हो तो r² को अंदर गुणा कर दो। जब r² को गुणा करो, देखो आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। r² को 1 से गुणा करेंगे तो r² आ जाएगा, r² यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ r² और यहाँ का r² कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा a²। यहाँ पे गुणा करेंगे तो एक r चले जाएगा तो ये आ जाएगा। तो एक बार आप गुणा करके देख सकते हैं। अब ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोग एक ऐसा मान के चलेंगे, माना कि जो a है, जो r है, वो काफ़ी बड़ा है a के मुकाबले। तो a ये दूरी हो गया और r ये दूरी हो गया। तो हमने ये माना कि जो r है वो a के मुकाबले काफ़ी बड़ा नंबर है। तो इससे क्या होगा कि जो a² बाई r² है। अब देखिए a बहुत बड़ा नंबर है, सॉरी r बहुत बड़ा नंबर है और a बहुत ही छोटा नंबर है, क्योंकि अगर r बहुत बड़ा हुआ मतलब a बहुत छोटा हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं a² बटे r², यानी एक बहुत ही छोटी संख्या को एक बहुत ही बड़ी संख्या से विभाजित कर रहे हैं। जैसे आपने 1 को विभाजित किया 1 लाख से, 1 लाख से, तो ये बहुत छोटी संख्या हो गई और ये बहुत बड़ी संख्या हो गई। तो जब किसी बहुत ही छोटी संख्या को किसी बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वो बहुत ही छोटा आता है। किससे बहुत ही छोटा आता है, 1 से। तो अगर हमारा आंसर बहुत ही छोटा आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको यहाँ से हटा देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो जब आप इसको यहाँ से हटा दोगे तो आपको सिर्फ मिलेगा ब्रैकेट में 1 माइनस 2a बाई r कॉस थीटा। तो हमने इसको क्यों हटा दिया, क्योंकि हमने माना कि r जो है वो a से बहुत बड़ा है, इसका मतलब a बहुत ही छोटा हुआ। यहाँ पर a² बटे r² है, यानी बहुत ही छोटा नंबर डिवाइड बाई बहुत ही बड़ा नंबर। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया 1 डिवाइड बाई 1 लाख, तो आपको बहुत ही छोटा सा आंसर आएगा। तो बहुत छोटा मतलब वेरी वेरी स्मॉल देन 1। तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको नेगलेक्ट कर सकता हूँ। जब इसको हटा देंगे तो नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो इसको लिखा जाएगा r1² इज इक्वल टू, तो देखिए इसको लिखा जाएगा r1² इज इक्वल टू r² ब्रैकेट में 1 माइनस r² ब्रैकेट में 1 माइनस 2a बाई r कॉस थीटा। तो 2a बाई r कॉस थीटा, तो ये हो गया। ठीक है, ऐसा r2 भी सॉल्व होगा। हम लोग एक सॉल्व करके दूसरा वैसे का वैसा लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमें r1 चाहिए
R1 मतलब कि इसका पावर 1 है, जबकि यहाँ पर R1 का स्क्वायर है, तो ये हमें पावर हटाना पड़ेगा। जो घाते 2 है इस घात को यहाँ से हटाना होगा। दूसरी बात ये 1 बटे है, 1 बटे है, बटे में है ये, तो हमें बटा भी करना होगा। तो पहले हम इस घात को हटाएंगे और उसके बाद उसको 1 बटे कर देंगे। तो पहले हम लोग घात को हटा देते हैं, तो दोनों तरफ आप ऐसा स्क्वायर रूट वर्ग ले लेते हैं दोनों तरफ से। तो ये हो जाएगा R1 बराबर आर स्क्वायर का वर्ग R हो गया, और इसका वर्ग लिखा जाएगा 1 माइनस 2a बाई आर कॉस थीटा। वर्ग का मतलब होता है पावर में 1/2। तो अगर आप पावर में घात में 1/2 लिखते हैं तो वो ऐसा वर्गमूल को बताता है, रूट को बताता है। तो जो स्क्वायर रूट है वो 1/2 हो गया। ये जो 1/2 है स्क्वायर रूट बता रहा है। तो चाहे आप स्क्वायर रूट 4 लिखो या आप 4 घाते 1/2 लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर, अब ये हो गया। अब हम लोग इसको 1/, लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/R1 बराबर ये हो जाएगा 1/R, और ये हो जाएगा 1 माइनस 2a/r कॉस थीटा। यहाँ जो 1/2 है वो जाएगा -1/2। रेसिप्रोकल ले रहे हैं, 1/, में लिख रहे हैं, तो जब 1 डिवाइड बाई करेंगे तो सबका रेसिप्रोकल लेंगे तो सब रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये भी देखिए यहाँ पर पावर प्लस का हो गया माइनस। अब बस अपना लगभग सॉल्व हो चुका है। सिर्फ क्या करना होगा, ये जो माइनस में घाते 1/2 है इसको यहाँ से हटाना होगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग एक छोटा सा थियरम, प्रमेय यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ लिखेंगे तो बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल एक्सपांसन या बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन, आप कुछ भी समझ सकते हैं। तो मान लेते हमने यहाँ पे लिखा है बाइनोमियल एक्सपांसन। तो जो बाइनोमियल एक्सपांसन होता है कैसा होता है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1 + x घाते n। जैसे आपको इसको बाइनोमियल इसमें यूज़ करना है, तो अगर आपको यहाँ पर बाइनोमियल का प्रयोग करना है तो तरीका क्या होता है कि जो भी यहाँ पर घात में होता है वो इस नंबर से मल्टीप्लाई यानी गुणा हो जाता है। यानी इसका बाइनोमियल हो जाएगा 1 + nx। अगर यही ऐसा रहा होता 1 + x घाते -n, अगर यहाँ पर ऋणात्मक ऋण भी रहा होता, ऋण चिन्ह रहा होता, तो हम लोग इस -n को यहाँ से गुणा करते। मतलब जो भी घात में होता है वो साइन के साथ, धन है तो धन, माइनस है तो माइनस, धन या माइनस के साथ वो गुणा होता है। जब इसको आप यहाँ पे गुणा करते तो ये लिखा जाता 1 - nx, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये आ जाएगा। तो जब आप यही रूल, यही नियम यहाँ पर लगाओगे तो यहाँ पर देखिए -1/2 है, तो ये -1/2 जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1/R1 बराबर 1/R1 माइनस, तो ये जो माइनस है वहाँ पर है, यहाँ देखो -1/2, तो -1/2 यहाँ जाएगा तो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये प्लस हो गया 1/2, क्योंकि यहाँ 1/2 है, और यहाँ जो पहले से है 2a/r cos थीटा, तो माइनस प्लस हो गया। बाकी ये अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया 1/R1 बराबर 1/r, यहाँ रह गया 1 + a cos थीटा बटे r। ये हमारा आ गया 1/R1। ठीक ऐसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 1/R2, वो कितना मिल जाएगा 1/R1 माइनस, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस, a cos थीटा बाई r। अब एक बार 1/R1 आ गया, 1/R2 आ गया, तो जो हमारा इक्वेशन है, इक्वेशन स्टार, यहाँ पर इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ पुट कर देते हैं तो लिखा जाएगा देयरफॉर विभव बिंदु P पर कितना हो जाएगा Q/4πε0। पहले 1/R1 है तो 1/R1 देखिए। अब देखो यहाँ पर 1/R1 में 1/R है, 1/R2 में 1/R है, तो इस 1/R को कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर 1/R को कॉमन ले लिया क्योंकि दोनों में आ रहा है, और उसके बाद ये वैल्यू 1 + a cos थीटा बटे r, तो ये हो गया R1 का वैल्यू। फिर देखिए यहाँ पर माइनस है, तो 1/R1 का वैल्यू पुट करने के बाद माइनस साइन है, तो यहाँ पर माइनस। अब R2 में ये वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए -1
ये माइनस हो जाएगा प्लस ए कॉस थीटा बटे आर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस, इसलिए यहाँ पे प्लस आ गया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -1 + 1 को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो रहा है तो लिखा जाएगा Q डिवाइड बाई 4πε0 R। देखिए जब ये 1 और ये 1 यहाँ से हट जाएगा तो सिर्फ यही रह जाएगा, तो ये 2 बार आया है तो इसको लिख लेते हैं, तो लिखा जाएगा 2a cos थीटा बटे R। तो इसको थोड़ा हम लोग अरेंज कर देते हैं, तो 1 डिवाइड बाई 4πε0 Q 2a cos थीटा बटे, देखिए एक R यहाँ है, एक R यहाँ है, तो R²। अभी देखिए हमने पीछे लिखा था कि जो Q2a है वो P के बराबर होता है, जो एक तरह का द्विध्रुव सदिश हुआ, तो हम लोग यहाँ पर वही दिखेंगे यहाँ पर, तो इसको लिख देंगे बिंदु P पर जो विभव होगा वो हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 4πε0 P cos थीटा, क्योंकि ये पूरा P हो गया तो P cos थीटा बटे R²। अगर इसको आप सदिश के फॉर्म में लिखते हैं, वेक्टर के फॉर्म में, तो इसको लिखा जाएगा Vp बराबर, यहाँ देखिए लिख रहे हैं 1/4πε0 कॉस है, तो देखिए लिखेंगे P वेक्टर, कॉस मतलब बीच में जाएगा डॉट, यहाँ पर एकांक सदिश R वेक्टर बटे R²। तो जब हम लोग वेक्टर लिखते हैं, अगर आप कॉस को हटा रहे हैं तो कॉस यहाँ क्या आ जाता है, डॉट आ जाता है, और यहाँ पर देखिए R कैप है, R कैप जो है वो एकांक सदिश है, यूनिट वेक्टर जिसको बोलते हैं, तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण है वो थीटा है। अगर आप डायग्राम में देखें तो थीटा यहाँ पर है, ये जो यहाँ पर कोण बन रहा है ये कोण थीटा कोण है। अगर मैं इस बिंदु P को यहाँ लाता हूँ और ऐसा मैं लाइन बनाऊँगा इस तरह से, तो जो थीटा का मान होगा वो कम होगा। अगर मैं बिंदु P यहाँ लाता हूँ इस तरह से, तो थीटा का मान और भी कम होगा। अगर मैं बिंदु P को यहाँ बना देता हूँ तो लाइन ऐसा हो जाएगा, तो ऐसे में थीटा कितना हो जाएगा, 0। और अगर मैं इसी बिंदु P को यहाँ लेके जाता हूँ तो थीटा का मान बढ़ेगा। कहने का मतलब ये है कि जब मैं बिंदु P को ऐसा लाऊंगा तो थीटा का मान कम होगा, और जब मैं बिंदु P को ऐसे लेके जाऊँगा तो थीटा का मान बढ़ेगा। एक ऐसा टाइम होगा जब ऐसा लंबवत होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, 90। अगर मैं इसके और आगे लेके जाऊँगा तो थीटा का वैल्यू जो है वो 90 से बढ़ना स्टार्ट करेगा। और अगर मैं उस बिंदु P को यहाँ ला देता हूँ तो जो थीटा है वो कितना हो जाएगा, 180। इसका मतलब कि अगर ये बिंदु लेते हैं तो थीटा 0 होगा, ये बिंदु लेते हैं तो थीटा 180 होगा। इसको ही हम लोग बोलते हैं एक्सिस पॉइंट, ये इसके एक्सिस पर आ रहा है। और अगर हम लोग इसके ठीक बीचों बीच बिंदु लेते हैं तो वहाँ पर थीटा कितना होगा, 90। तो एक बार 180 होगा, एक बार 0 होगा, और एक बार यहाँ पे कितना होगा, 90 होगा। तो वही बात हम लोग यहाँ देखते हैं। यहाँ पर जब आप cos 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है। जब आप cos 180 रखेंगे, cos 180 -1 होता है। जब आप cos 90 रखेंगे तो cos 90 0 होता है। इसका मतलब कि जो लंबवत बिंदु है जहाँ पर कोण 90 बन रहा है, वहाँ पर cos 90 0 हो रहा है, मतलब ये 0 होगा। और अगर ये 0 होगा तो विभव कितना हो जाएगा, 0। तो आप बोल सकते हैं कि जो विभव होगा वो 0 होगा। कहाँ 0 होगा, जो लंबवत पॉइंट है, मतलब जो थीटा कितना बन रहा होगा, 90। लेकिन जब थीटा 0 या 180 है तो आपको ये या तो धन या +1 मिल रहा है या -1 मिल रहा है। तो यहाँ पर +1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब लिखेंगे तो लिखा जाएगा Vp बराबर, अब देखिए cos थीटा +1 -1 दोनों है, तो लिखा जाएगा +-1 डिवाइड बाई 4πε0 P बटे R²। तो ये हो गया एक्सिस के लिए। तो जो अपना डाइपोल है द्विध्रुव, तो एक यहाँ पर धनात्मक आवेश है, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश है। तो इसी लाइन पर या तो कोई ये बिंदु लीजिए या कोई ये बिंदु लीजिए। तो इस बिंदु पर कोण 0 बन रहा था और इस बिंदु के लिए कोण कितना बन रहा था, 180। तो उसी के लिए प्लस माइनस लिखा गया है। तो द्विध्रुव की वजह से जो विभव होता है वो ये होता है और 0 होता है लंबवत के लिए।